हेलो एवरीबॉडी, दिस इज करण अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये है हमारा सीएमए फाउंडेशन का रिवीजन सीरीज। यस, एंड पिछले कई दिनों से हमने मैनेजमेंट के लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। रिवीजन मैनेजमेंट का कंप्लीट कर लिया है, पहले 3 चैप्टर्स का। और आज के लेक्चर में हम लोग जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में, चैप्टर नंबर 4 विच इज डिसीजन मेकिंग, ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। यस, पिछले कुछ दिनों से आप लोग सारे लेक्चर्स देख रहे हो, बहुत बढ़िया आप लोग का रिस्पांस आ रहा है। एंड बहुत जल्दी ये जो लेक्चर्स थे हमारे पहले 3 चैप्टर्स के, मेरे ख्याल से 14 या 15 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं रिवीजन के। तो मैं मेरे तरफ से भी, हमारे तरफ से भी आपको प्रोवाइड किए गए। आप लोग भी लेक्चर्स रेगुलरली देख रहे हो, बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से जो है रिस्पांस आ रहा है, बहुत हेल्प मिल रहा है स्टूडेंट्स को, राइट। सो यही एम है आकाश अग्रवाल क्लासेस का कि एज मच एज पॉसिबल जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली हम लोग उनके लाइफ में इम्पैक्ट कर पाए। आप लोग सब के सब जो है सीएमए फाउंडेशन के एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें, एंड फिर हम लोग जल्द से जल्द फिर मिलेंगे सीएमए इंटर के लिए। यस, सो दिस इज़ आवर एम, जिसमें आज करण सर का जो है लास्ट लेक्चर है। यस, सीएमए फाउंडेशन के लिए हमारे रिवीजन सीरीज का आज ये जो है लास्ट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग, जो हम लोग एज यूजुअल हमारे यूनिक तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स को ले लेके सब्जेक्ट को इजी करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज डिसीजन मेकिंग। यस, डिसीजन कुछ तय करना। आपके सामने चॉइसेस है। आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, है ना, बहुत बहुत रूटीन सा एक्टिविटी है। जनरली हम लोग सब जो है आइसक्रीम पार्लर में जाते हो, फिर चूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपके सामने वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं, है ना। बटर स्कॉच आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, एंड और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आपके सामने हैं। देयर इज वैरायटी ऑफ ऑप्शन, देयर आर वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें से बेस्ट पॉसिबल जो आपको सूट करने वाला है, जो आपको आपकी जो आइसक्रीम खाने की जो इच्छा है, जो आपको आपका मुंह का स्वाद अच्छा करना है, वो आपकी जो आपका एम है वो फुलफिल करने वाला है। देयर इज, बात को समझेंगे, आपके सामने एक सिचुएशन है जहां पर आपके सामने कई सारे ऑल्टरनेटिव्स है, और उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को आपको स्टडी करना है, इवैल्यूएट करना है कि समझना है कौन सा वाला आपने लास्ट टाइम ट्राई किया था, ये वाला अच्छा लगा था या नहीं लगा था, कि आप बार बार वही खाकर बोर हो गए हैं तो कुछ नया ट्राई करना है क्या, राइट। फिर प्राइस आ जाता है कि यार बटर स्कॉच थोड़ा सा सस्ता है, चॉकलेट वाला थोड़ा सा महंगा है, हो सकता है ऐसा क्वाइट पॉसिबल। तो वो आप लोग जो है इवैल्यूएट कर रहे हो, फिर आप एक चूज कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं यार मुझे तो आज नया वाला कुछ ट्राई करना है, तो मैं चीकू आइसक्रीम ट्राई करूंगा या पेरू आइसक्रीम ट्राई करूंगा, जो भी वट एवर दैट मे बी, या कुछ नया चॉकलेट का फ्लेवर आया रहेगा, मिसिसिपी मड वगैरह, तो वो मैं ट्राई करूंगा। तो आपने क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स थे आपके सामने, उन ऑल्टरनेटिव्स को क्लोजली इवैल्यूएट किया और एक बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव आपने चूज कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया, जो डिसीजन आपका एम फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा कि हाँ यार ये डिसाइड किया, ये आइसक्रीम ली, मैंने पैसे दिए, आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम खाई, एंड माई एम इज फुलफिल्ड, मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, मुझे मजा आ गया है, राइट। अभी ये चीज, यही सिचुएशन पूरा समय जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े और छोटे लेवल पर होती रहती है। Whenever there is work involved at every step, वहां पर एक डिसीजन लेना ही होता है, आपको तय करना ही होता है। ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे तो ही आप तय कर पाओगे। 2 ऑप्शन रहेंगे कि बाबा फ्रूटी है और माजा है, तो इन दोनों के बीच में चूज करो। लेकिन अगर बाजार में सिर्फ फ्रूटी ही है तो डिसाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, फिर तो आपको लेना ही है। लेकिन जहां ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, फिर बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो आपका एम फुलफिल करने में हेल्प करेगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में फुलफिल करेगा, वो डिसीजन आपको लेना रहता है, राइट। फिर जो जितने ज़्यादा अच्छे डिसीजंस लेता जाता है, जितना अच्छा इवैल्यूएट करता है, अच्छे डिसीजन लेता जाता है, वो बेटर मैनेजर बनता जाता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, यस, 2007 T20 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं हमें, 2011 50 ओवर वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, टेस्ट में नंबर 1 टीम बना चुके हैं, हमें आईपीएल के बहुत सारे ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो मतलब क्या है, वो एक मैनेजर है, वो एक ग्रुप को लीड कर रहा है, हर समय पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना रहता है। महेंद्र सिंह धोनी के केस में अच्छे डिसीजंस लेने का रेशियो ज्यादा है, क्योंकि वो इवैल्यूएशन अच्छा करता है,
डिसीजंस को बैक करता है, अपने डिसीजंस को बैक करता है, डिसीजन लेने के बाद फॉलो अप करता है, राइट। तो इससे क्या होता है, मैनेजर का जो है रेपुटेशन बढ़ता जाता है। सो डिसीजन मेकिंग इज बेसिक एक्टिविटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एट एनी लेवल, मीडियम लेवल रहने दो, मिडिल लेवल, टॉप लेवल रहने दो, लोअर लेवल मैनेजर रहने दो, एट एवरी स्टेप कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन हमें लेना है, कोई ना कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है, कोई रूटीन एक्टिविटी के अंदर डिसीजन लेना है, जिससे कि हमारा काम आगे बढ़ने वाला है और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करने के डायरेक्शन में चलने वाले, राइट। सो ये बेसिक एक आइडिया था डिसीजंस का, आपको पता ही है, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने समझाने की कोशिश की। डिसीजन मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेसिकली जो मैंने कभी सीखा है लाइफ में, वो यही सीखा है कि अ मैन इज नोन बाय द डिसीजंस ही मेक्स। एक आदमी की पहचान उसी चीज से होती है कि वो कौन से डिसीजंस लेता है लाइफ में। तो लाइफ की बात कर रहे तो यार यहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशन है, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ पीपल आर एट स्टेक, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर एट स्टेक, तो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वो सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, राइट। इनिशियल कॉन्सेप्ट्स है, इंट्रोडक्शन है, जो मैं आपको अपनी भाषा में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क करके रखी हुई है। डिसीजंस, नंबर 1, डिसीजंस आर मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जब भी कोई डिसीजन ले रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का लिए बेनिफिट देख रहे हो, बेनिफिट के बारे में सोचकर डिसीजन ले रहे हो, राइट। इसीलिए तो ना, इसीलिए तो वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि एट द एंड हम क्यों डिसीजन ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। Be it strategic or business activities, processes of making decision is very complex. The process, strategic decision हो, business normal routine activity का decision हो, बड़ा decision हो, छोटा decision हो, simple हो, लेकिन decision making बहुत complex process है, क्योंकि अलग अलग situations है, तो हर बार same situation नहीं है, तो हर बार same decision नहीं लिया जा सकता है, right? फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट कैप्टन के लिए हर बार टॉस जीतकर बैटिंग ही करना है, इतना आसान नहीं है। जब वो टॉस जीतता है तो उसे डिसाइड करना है कि बैटिंग करना है या बॉलिंग करना है। हर बार वो सेम डिसीजन नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाली टीम पिछली बार अलग थी, इस बार न्यू है, पिच कंडीशंस अलग है, वेदर कंडीशंस अलग है। आज मेरी टीम में कुछ और लोग हैं, पिछले मैच में कुछ और लोग थे मेरी टीम में, किसी का फॉर्म अच्छा है, किसी का फॉर्म खराब है, तो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसीलिए मैनेजर्स को बहुत सारे सैलरीज मिलती है, बहुत सारा पैसा मिलता है, क्योंकि वो ये क्रूशियल डिसीजंस डे इन एंड डे आउट लेते रहते हैं, राइट। डिसीजंस आर टेकन टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। एट द एंड हम डिसीजंस लिए इसी कारण ले रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हम हेल्प कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए। हर कोई डिसीजन इसी इंटेंशन से लिया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट करेगा। As a manager has to decide long-term objectives of the organization, strategies, policies, and procedures to be adapted to achieve these objectives. He has to decide how the jobs should be structured to match the jobs with the individuals in the organization. सबसे पहले तो jobs कैसे structure किए जाएंगे, plus वो jobs individuals के साथ कैसे match होंगे, उनकी needs के साथ और job की needs के साथ. He has to decide how to motivate the people to achieve higher performances. He has to decide what activities should be controlled and how to control these activities. इतनी सारी चीजें इस मैनेजर को करनी है, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है वन ऑफ द इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज अंडरलाइन करेंगे। वन ऑफ द इंडिस्पेंसिबल मतलब जो जरूरी है भैया, जिसके बिना चल ही नहीं सकता है मैनेजमेंट, वो है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को हर स्टेप पर डिसीजन लेना है, हर चीज के बारे में डिसीजन लेना है। हर्बर्ट ए साइमन हैज इक्वेटेड मैनेजमेंट, ये एक डेफिनेशन है हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया डेफिनेशन। वो डेफिनेशन मैंने मार्क किया क्योंकि अच्छा डेफिनेशन लगा मुझे। हैज इक्वेटेड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या, ये हर्बर्ट ने बताया, हर्बर्ट साइमन ने बताया कि हैज इक्वेटेड मैनेजमेंट, उसके हिसाब से मैनेजमेंट इज इक्वल टू व्हाट, डिसीजन मेकिंग, बिकॉज व्हाटएवर अ मैनेजर डज is nothing but decision making. हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि मैनेजमेंट इटसेल्फ इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक मैनेजर जो भी कुछ करता है वो है सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस लेना। भाई मेंबर्स कितने होने चाहिए ग्रुप में, कौन से मेंबर ने कौन सा एक्टिविटी जो है हैंडल करना चाहिए, कितने समय में उसे पूरा करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल कैसा रखना है, सुपरविजन किस तरीके से करना है, हर चीज हर स्टेप पर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन लेने का काम कर रही है। मैनेजमेंट इज ऑल डिसीजन मेकिंग इज ऑल परवेसिव नेचर। ऑल परवेसिव इंक्लूड्स एवरीथिंग, अफेक्ट्स एवरीथिंग, हर जगह पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल पर है या सिर्फ बॉटम लेवल पर है।
डिसीजन मेकिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन के हर कॉर्नर कोपरे में प्रेजेंट है, हर जगह पर असर करने वाली है. दैट इज व्हाई इट इज ऑल परवेसिव इन नेचर, राइट. यहाँ पर एज यूजुअल कुछ डेफिनेशंस है, आप सारे के सारे डेफिनेशंस पढ़ के जाएंगे. सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बस अपने अपनी भाषा में अलग अलग दिग्गज जो है अपने अपने डेफिनेशन देते रहते हैं. यहाँ पर फेलिक्स एम लोपेस का डेफिनेशन है, अ डिसीजन is a course of action which is consciously chosen for achieving a desired result. It is a course of action. आपने एक एक्शन को चूज किया, आपने एक पाथ, एक रास्ते को चूज किया कॉन्शियसली, मतलब सोच समझ कर. किस चीज के लिए? टू अचीव द गोल्स, टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट. यस. फिर जॉर्ज टेरी का भी एक डेफिनेशन है, डिसीजन मेकिंग इज इलेक्टिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव. इलेक्ट कर रहे हैं आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी. कंप्यूटर जी है ना, वो अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं ना कि ऑप्शन दिखाया जाए तो ए बी सी डी, तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं. फिर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, फिर आप हर एक ऑप्शन को देखते हो कि ये क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें से कौन सा ज्यादा रिस्की लग रहा है, कौन सा ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं है, तो इसको हटा देते. फिर 2 अल्टरनेटिव्स बच जाते हैं. फिर उनको आप डीपली स्टडी करते हो, फिर एक ऑप्शन को लॉक करने को बोलते हो, तो बच्चन साहब उसको लॉक कर देते हैं. तो यू आर choosing, you are electing an alternative from 2 or more options which are in front of you, right, to determine an opinion or a course of action, right. So decision making एक तो सबसे पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. हर स्टेप, हर कदम पर मैनेजमेंट डिसीजंस ले रही है, जो लार्जर इंटरेस्ट, शॉर्टर इंटरेस्ट, टेम्पररी इम्पैक्ट कर रही है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कर रही है, कुछ ना कुछ उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अच्छा या बुरा असर हो ही रहा है. फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग. डिसीजन मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द फाइनल डिसीजन. कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी ये एक चीज है कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ फाइनल सिलेक्शन. डिसीजन ले लिया आपने फाइनली सिलेक्ट किया कि कंप्यूटर जी ए को लॉक किया जाए, आपने फाइनल सिलेक्शन कर लिया है, तो आपने क्या किया, मतलब आपने डिसाइड कर लिया है, डिसीजन ले लिया है, राइट. कैरेक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रैशनल चॉइस. रैशनल क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है, आपके पास सपोर्टेटिव आर्ग्यूमेंट है कि हाँ मैंने क्यों ये डिसीजन लिया, क्यों मैंने बटरस्कॉच आइसक्रीम खाई कि बाबा इसकी बटरस्कॉच आइसक्रीम की जैसी कोई और दूसरे की है ही नहीं, इसका बेस्ट फ्लेवर है, ये मुझे बहुत पसंद है ये. सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रैशनल चॉइस. आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आप एक सिलेक्ट कर रहे हो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इसीलिए रैशनल ये वर्ड यूज किया गया है, राइट. ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, है ना, सिर्फ तभी ये नेसेसरी है, सिर्फ तभी ये एप्लीकेबल है जब ऑप्शंस है. अगर ऑप्शंस है ही नहीं, जैसे मैंने वो फ्रूटी और माजा का एग्जांपल दिया था, अगर ऑप्शन है ही नहीं तो काहे की डिसीजन मेकिंग भैया. लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस है तब डिसीजन मेकिंग जो है वो पिक्चर में आ जाता है. इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. आप किसी पर्पस, किसी रीजन, किसी गोल को फुलफिल करने के लिए, कुछ काम आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन ले रहे हो, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी अ पर्पसफुल एक्टिविटी. उसके पीछे एक पर्पस है, आपको कुछ काम पूरा करना है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है. दैट इज व्हाई इट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. इट इन्वॉल्व्स द कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफ कोर्स, है ना, आप कैसे डिसीजंस लेते हो, मैंने आपको बताया कि अ मैन इज जज्ड, अ मैन इज नोन बाय द डिसीजंस ही मेक्स, राइट. सो इट द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एट स्टेक. ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन ले रही है, जैसे अभी पिछले साल लॉकडाउन के टाइम पर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डिसीजन लिया कि हम एम्प्लॉयज को निकालेंगे नहीं काम पे से, हम पूरा कोशिश करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए, हम ले ऑफ नहीं करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन एनहांस हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक डिसीजन लिया, राइट. सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए बात को. इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सिचुएशन और द एनवायरमेंट. मैंने टॉस करके बैटिंग करेगा विराट या बॉलिंग लेगा विराट, ये जो सीन आपके सामने, जो सिचुएशन आपके साथ डिस्कस किया, इट वाज एग्जैक्टली दिस पॉइंट. इट इज रिलेटेड टू द सिचुएशन और द एनवायरमेंट, कि बाबा सिचुएशन कैसा है, सामने वाली टीम कैसी है, हमारा फॉर्म कैसा चल रहा है, पिच कैसा है, डे मैच है या डे नाइट मैच है, रात को ड्यू होने वाला है क्या ग्राउंड के ऊपर. ड्यू मतलब ग्राउंड जो है थोड़ा सा घास गीली हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो उसके वजह से डिफिकल्ट हो जाता है बॉलिंग करना. सो ये सारी सिचुएशंस, ये सारे एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है. इसलिए पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटेड टू द सिचुएशन और द एनवायरमेंट. दीज आर बेसिकली द कैरेक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. आई होप ये समझ में आए होंगे.
राइट। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो आप प्लीज, मैं शॉर्ट में फटाफट हर एक समझाऊंगा आपको, आप याद रखोगे इस चीज को और गो थ्रू करोगे अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल्स को भी याद रखोगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन, एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में, कंपनी के अंदर डिसीजंस कौन से तरह के डिसीजंस होते हैं, राइट। सो सबसे पहला है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नंबर 1 इज रूटीन, नंबर 2 इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रूटीन डिसीजन अलग है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन अलग है। रूटीन नाम सुनकर ही भाई रोज का काम है, डेली आना है, ये काम करना है, डेली डिसाइड करना है। रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क, रेपिटेटिव नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि बाबा पुलिस वाले के सामने कोई कंप्लेन लेकर आता है तो उसे एफआईआर दर्ज करना ही है, रूटीन एक्टिविटी है, रूटीन डिसीजन। देखिए कोई कंप्लेन लेकर आया, एफआईआर दर्ज कर लो, रेपिटेटिव नेचर वाला काम है, इसलिए रूटीन डिसीजन है। टैक्टिकल और रूटीन डिसीजंस, नाम इंपॉर्टेंट है। रूटीन डिसीजन को एक और नाम दिया गया है टैक्टिकल, ये याद रखना पड़ेगा हमको। एग्जाम में क्वेश्चन रूटीन भी आ सकता है, एग्जाम में वर्ड टैक्टिकल भी यूज किया जा सकता है। टैक्टिकल और रूटीन डिसीजंस आर मेड रेपिटेटिवली एंड दे फॉलो एस्टैब्लिश्ड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। आपके सामने सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं, आपको डेली ये काम करना है, आपको वो रूल फॉलो करना है। कि यार कोई आया हवलदार के पास, उसने बोला कि साहब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो फिर वो रूल फॉलो करेगा। बाबा आपका नाम बताओ, आपका एड्रेस बताओ, आपका उम्र बताओ, आपका कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है, मतलब जो पर्सन है उसके अगेंस्ट है, उसका नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, फिर उसने क्या कंप्लेंट किया, क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, कितने बजे हुआ, टाइम बताओ। तो ये बेसिक रूल फॉलो कर रहे हैं, जो भी वहाँ पर जो भी अथॉरिटी है पुलिस स्टेशन में, वो बेसिक ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं कि ये डेली का रूटीन का काम है। इसको ध्यान में रखते हुए मुझे रिपोर्ट जो है वो दर्ज करना है, बराबर है। तो एक फॉलो किया, एक प्रोसीजर को या एक एस्टैब्लिश रूल को, एक पॉलिसी को फॉलो किया और काम किया, राइट। तो ये रूटीन डिसीजंस हो गए, बराबर। अभी ये रूटीन डिसीजन जनरली जो है मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, क्योंकि यही वो जो दो मैनेजमेंट्स है, यही दो लेवल्स है जो रूटीन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ग्राउंड वर्क के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। सो ये हमारे रूटीन है, ये रेपिटेटिव है, ये ऑलमोस्ट डेली होने वाले हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, रूल्स लिखे हुए कि ऐसा हुआ तो क्या करना है, वैसा हुआ तो क्या करना है। देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, उसको फॉलो करना है। जनरली लोअर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये करते हैं। अभी इसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, जो हमारी पॉलिसी बनाने वाले डिसीजंस है, जो हमारी स्ट्रैटेजी या हमारा प्लान या हमारा प्रोसीजर बनाने वाले डिसीजंस है, जो जिसके लिए बहुत सारा अनुभव लगता है, जिसके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन लगता है। तो ये सारे डिसीजंस जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं और उनके साथ साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। ये डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करने वाला है वो डिसाइड करते हैं। ये डिसीजन टॉप और मिडिल लेवल पर लिए जाते हैं और फिर उसके बाद इनको इंस्ट्रक्शन नीचे के लेवल पर दिया जाता है और मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट जो इनको फॉलो करने का, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, राइट। सिंपल बात है, टॉप लेवल मिडिल लेवल क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी डिसीजन ले रहे हैं, फिर मिडिल लेवल और लोअर लेवल क्या कर रहे हैं, उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए यूज कर रहे हैं रूटीन डिसीजंस को। सिंपल एकदम, राइट। स्ट्रैटेजिक और बेसिक डिसीजंस, नाम स्ट्रैटेजिक को बेसिक है ये याद रखेंगे, आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड द मिडिल मैनेजमेंट, दे रिलेट टू पॉलिसी मैटर्स। जनरली दीज डिसीजंस, ये स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो है दे रिलेट टू पॉलिसी मैटर्स, ये याद रखना है आप लोगों को। यस, यहाँ पर से एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ये जो अगले 2-3 पैराग्राफ से यहाँ पर से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में एग्जाम्पल याद रखना भी जरूरी है, राइट। तो ये पहले सेट थे कि रूटीन डिसीजंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। फिर इसके बाद आते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन है और नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम्ड मतलब एक प्रोग्राम बना हुआ है, मतलब एक नियम बना हुआ है, मतलब स्टेप्स बने हुए हैं, प्रोग्राम्ड है। द प्रोग्राम डिसीजंस आर रूटीन एंड रेपिटेटिव इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर ऑल्सो रूटीन एंड रेपिटेटिव इन नेचर। जैसे ऊपर रूटीन डिसीजंस है ना, अभी देखो एक मिलती जुलती ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। नाम देखकर ही हमको चीजें ध्यान में आ जाती है कि एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, रूटीन में हमको पता है, ज्यादा दिमाग चलाने का जरूरत नहीं, प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ है। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग मतलब हमने पॉलिसी बनाकर रखा हुआ है।
आर रूटीन एंड रेपिटेटिव इन नेचर विच आर टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रोसीजर। एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए वो डील करना है, वो डिसीजन लेना है। फिर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। नॉन प्रोग्राम मतलब जिसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं किया गया है, जिसके बारे में सिखाया नहीं गया, जिसके लिए रूल्स लिखे हुए नहीं है, पता नहीं है कि क्या करना है, अचानक से कोई सिचुएशन आ जाता है। नॉट स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस अराइज बिकॉज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। उसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, हमने कुछ प्रोटोकॉल बनाकर नहीं रखा हुआ है। जैसे कि कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया था पिछले साल अचानक से, हॉस्पिटल्स को जो हमारा मेडिकल मशीनरी था उनको पता नहीं था कि इतना सारा लोड आ जाएगा, उसके लिए प्रोग्रामिंग करके रखा हुआ नहीं था। तो ये जो सिचुएशंस आ जाती है अनस्ट्रक्चर्ड, इनके टाइम पर लेने पड़ते हैं हमें नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। यस, ये समझ में आया। प्रोग्राम जिसके लिए पॉलिसी बनकर रखी हुई है, सिर्फ फॉलो करना है, रेपिटेटिव है, रूटीन है एकदम। नॉन प्रोग्राम सडनली, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ है, फिर उसके लिए हमको अपना दिमाग चलाना पड़ता है, हमको एनालाइज करना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस काम पर लगाना पड़ता है और फिर वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, राइट। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस रिक्वायर थरो स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। बताया था कि नहीं मैंने, यहाँ पर बहुत सारा अनुभव लगता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लगता है, बहुत सारा एनालिसिस लगता है, जिसके बाद ये डिसीजंस लिए जा सकते हैं। सो ये थे प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम। फिर आते हैं पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी कौन बनाता है? सर पॉलिसी तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो पॉलिसी डिसीजन लेगा कौन? पॉलिसी डिसीजन भी लेंगे टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी बनाने का काम करेगा, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम फिर मिडिल और लोअर लेवल करेंगे। तो पॉलिसी डिसीजंस कौन ले रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। अभी एक चीज और समझ लीजिए जैसी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसका इंपैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो जाता है क्या नहीं हो जाता है? यस और नो, राइट। वही चीज है यहाँ पर, दे अफेक्ट द एंटायर एंटरप्राइज। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी पॉलिसी डिसीजन लेता है उसका असर पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे एंटरप्राइज के ऊपर होता है। फिर ऑपरेटिंग डिसीजन, बेसिक ऑपरेशंस में काम करने में जो भी डिसीजंस लेने रहते हैं वो लोअर मैनेजमेंट करता है। ये डिसीजंस लोअर मैनेजमेंट लेता है, ऑपरेटिंग डिसीजंस। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन भी तो लोअर लेवल मैनेजमेंट ही कर रहा है। यस और नो? देखो उसका बहुत मस्त एग्जांपल नोट्स में दिया हुआ है, इसीलिए मैं कोई दूसरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। पॉलिसी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग डिसीजन लोअर लेवल मैनेजमेंट। बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक रूटीन एक्टिविटीज। ध्यान से देखो, अभी एग्जांपल देखो। A bonus issue is a policy matter, very important। बोनस देना है, कितना बोनस देना है, किसको कितने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कितने काम के हिसाब से, क्या पॉलिसी बनानी है बोनस की, कि इस साल बाबा 5% बोनस जाएगा, क्या 0.5% जाएगा, कि 10% जाएगा, वॉट एवर दैट मे बी। भाई एग्जीक्यूटिव लेवल पर कितना बोनस जाएगा, ऑफिसर लेवल पर कितना जाएगा, मैनेजर लेवल पर कितना बोनस जाएगा, ये सब पॉलिसी जो है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगा। मैनेजमेंट ने पॉलिसी बना दी कि भाई 5% बोनस दे दो सबको। अभी वो बोनस का कैलकुलेशन हर एक एम्प्लॉय को देखते हुए उसका कैलकुलेशन करना और फिर वो बोनस उसके बीच में बांटना, कैलकुलेशन ऑफ द बोनस एंड गिविंग दैट बोनस, ये किसका काम है? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है। तो ये वाला जो काम हो गया ये ऑपरेटिंग हो गया, ऑपरेटिंग डिसीजन हो गया। जो पॉलिसी बनाई, बोनस की पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी डिसीजन हो गया जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया। बराबर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि कितना % बोनस जाने वाला है, लुकिंग एट कितना साल में धंधा हुआ, क्या है क्या नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिसी बना दी कि 5% बोनस। अभी जो HR मैनेजर्स है, जो लोअर लेवल के लोग हैं, जो ये सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देख रहे हैं, फिर वो हर एक के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, हर एक आदमी को उनका बोनस बांटने का काम कर रहे हैं। सिंपल है। सो दिस इज पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। फिर सिंपल आता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। वो सारे डिसीजंस जो ऑर्गेनाइजेशन के हद में रहते हुए अपने अथॉरिटी के वजह से, अपने पोजीशन के वजह से जो कोई मैनेजर ले सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस है। और ऐसे सारे डिसीजंस जो है मैनेजर डेलीगेट कर सकता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये उसके पोजीशन के वजह से आए हुए हैं। All the decisions which a manager can take because of his position in the organization, वो सारे डिसीजंस वो डेलीगेट भी कर सकता है किसी और को। ये सारे डिसीजंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिए गए हैं, पोजीशन के वजह से लिए गए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल आज जनरल मैनेजर जो है वो ऑफिस में नहीं आ पाएगा, आज वो हॉलीडे पर है फॉर एग्जांपल, एंड हमें कोई बैच पास करनी है। वी वांट टू पास अ बैच, की बैच बन गई है, वो बैच को अप्रूव करना है। तो उनकी जगह पर
जो मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे आते हैं मैनेजर, तो जनरल मैनेजर की जगह पर आज मैनेजर है, तो मैनेजर ने वो डिसीजन ले लिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया कि यस ये बैच पास हो गई करके। तो यहाँ पर ये इनका डिसीजन इनको डेलीगेट हो गया, अथॉरिटी इनको डेलीगेट हो गई क्या नहीं हो गई, सिंपल बात है, ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हुआ। अभी ये मैनेजर साहब को काम करना है या नहीं, काम छोड़कर जाना है, दूसरी कंपनी में लगना है, स्विच करना है वगैरह वगैरह, ये उनका पर्सनल डिसीजन हो गया क्या नहीं हो गया। तो ये सारे ऐसे डिसीजन जो एक एम्प्लॉय खुद के लिए लेता है, जो वो किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है, ये सारे डिसीजंस कम अंडर पर्सनल डिसीजंस। समझ में आया, सिंपल। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन जो पोजीशन की वजह से, जो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। पर्सनल डिसीजन मेरे खुद के लिए, मैं किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता। ए बाबा तू बता मैं काम छोड़ के जाऊँ क्या, दूसरी जगह लगूँ क्या, वो डिसीजन कोई और ले सकता है क्या, नहीं, वो आपको खुद के लिए लेना है, आप किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते हो। सिंपल, ये थे ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजंस। देखो अभी तक फटाफट हमने रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक देखे, फिर प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड देखे। नॉन प्रोग्राम देयर वाज नो स्ट्रक्चर, नो पॉलिसी, नो सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं। फिर पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन देखे। पॉलिसी मैटर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग मैटर्स जो है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर लेती है। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस द वंस व्हिच कैन बी डेलीगेटेड, पर्सनल डिसीजन जो खुद के लिए लिए जाते हैं व्हिच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, राइट। फिर लास्ट में इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस, नाम देखकर ही जो भी डिसीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, वो सब मिलकर जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सारे के सारे जो है ग्रुप डिसीजंस है। इंडिविजुअल डिसीजन कोई एक मैनेजर ने खुद होकर डिसीजन ले लिया कि यार आज मेरी टीम इस तरीके से काम करने वाली, मेरी टीम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से मैं लोगों में बांटने वाला हूँ वगैरह वगैरह, वो सारे इंडिविजुअल डिसीजंस हो जाते हैं, राइट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल डिसीजंस एंड ग्रुप डिसीजंस दोनों इक्वल ही रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही इंडिविजुअल्स ही लेते होंगे या ग्रुप ही लेते होंगे। तो ये दो अलग अलग तरह के डिसीजंस हो गए। जनरली इंडिविजुअल डिसीजंस अगेन ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ग्रुप डिसीजंस डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। याद है कि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखी थी ये सब चीजें, चैप्टर नंबर 3 में, राइट, लीडरशिप में देखी थी। तो इंडिविजुअल डिसीजन जनरली ऑटोक्रेटिक कि मैं डिसीजन ले रहा हूँ, ग्रुप डिसीजन जनरली डेमोक्रेटिक, सबकी बात सुन विनकर ओपिनियन ले लेकर डिसीजन ले रहे हैं। तो ये भी चीजें होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टाइप्स ऑफ डिसीजंस। मैंने पहले ही स्टार मार्क किया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, राइट। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग कि सर आपने टाइप्स ऑफ डिसीजंस तो बता दिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल्दो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं है यहाँ पर, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि स्टेप आ सकते हैं इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। मतलब वन ऑफ दीज इज द स्टेप ऑफ या पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वन ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ, तो वो ऐसे तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैं ज़्यादा रीडिंग में नहीं जाऊँगा, एक एक टॉपिक का हेड देखूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, मतलब एक डिसीजन किस तरीके से लिया जाता है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके एक डिसीजन लिया जाता है। आप तो बोलोगे सर डिसीजन, अरे ये रखा है, मैंने ये चूज कर लिया, हो गया डिसीजन। हर बार इतना सरल नहीं रहता है। हमने पहले भी देखा कि डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। तो अगर कॉम्प्लेक्स थिंग है तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हो सकता है थोड़ा इजी हो जाए। यस, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो स्टेप्स है फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोजिंग द रियल प्रॉब्लम। हमने देखा था कि एक डिसीजन कब लेना रहता है, जब एक सिचुएशन है आपके सामने, बराबर है कि नहीं, कुछ सिचुएशन आ गया आपके सामने, तब आपको डिसीजन लेना है। सो सबसे पहली चीज होती है कि यार सबसे पहले पता करो कि प्रॉब्लम है भी या नहीं, वेदर द प्रॉब्लम इज देयर और नॉट देयर, आइडेंटिफाइंग। फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, विच इज नथिंग बट डायग्नोसिस, बराबर है। बच्चा रोए जा रहा है 2 दिन से, तो मतलब प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। नाउ गोइंग टू द डॉक्टर एंड टेलिंग हिम कि 2 दिन से क्या क्या एक्टिविटी हुई है, डॉक्टर चेक कर रहा है वगैरह वगैरह, उसे समझ में आ रहा है यार कहीं तो भी हाथ लगा है तो यहाँ पर पेन हो रहा है बच्चे को। इसका मतलब क्या, वी हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, दैट इज डायग्नोसिस। समझना कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्या होना चाहिए था एक्चुअली पर वो नहीं होने के वजह से। बच्चा हंसना चाहिए था बट वो हंस नहीं रहा है, वो 2 दिन से रो रहा है, सो नहीं रहा है रात को, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या होना चाहिए था जिसके जगह पर वो नहीं हो पाया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, जिससे किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है,
वो समझना इज डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम. सो सबसे पहला चीज होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डायग्नोजिंग द रियल प्रॉब्लम. दिस इज द फर्स्ट स्टेप in the decision making process. Identification of the problem and understanding what the problem is. Diagnosing problem किस वजह से है, किस कारण से है, ये समझना is nothing but identification and diagnosis. देखो यहाँ पे एक अच्छी लाइन लिखी है. Diagnosing the problem implies knowing the gap between what we want to happen and what is likely to occur if no action is taken. हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट आना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं लिए तो एक्चुअली क्या होने वाला है. हम चाहते हैं कि हम पास हो जाए, हम ये चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू हैपन, एंड व्हाट इज लाइकली टू अकर इफ नो एक्शन इज टेकन. अगर आकाश अग्रवाल क्लासेस के लेक्चर्स नहीं देखे तो यार अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं. सो इन दोनों के बीच में गैप इज नथिंग बट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम. ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि नहीं हो गया कि भैया आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है, क्या है, किस वजह से है, अगर हमने ये नहीं किया तो क्या होने वाला है. जब अगर अपने को यही पता नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं बढ़ सकते. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, राइट. फिर उसके बाद नंबर 2, डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव्स. प्रॉब्लम तो समझ में आ गया है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गया है, बट अभी उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं, ऑप्शंस कितने हैं. ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है. वी नीड टू कंसिडर, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस कौन से हैं. जब बैट्समैन बहुत पिटाई कर रहा होता है तो फिर महेंद्र सिंह धोनी अपने फील्ड पर नजरें घुमा कर देखता है, यार मैं किसको बॉलिंग दूं. प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि एबी डिविलियर्स फॉर्म में है, धुलाई कर रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम. आउट नहीं किया तो मैच हार जाएंगे, दिस इज द प्रॉब्लम. एक्शन लेना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या है, विकेट लेने के लिए बॉलर चाहिए. तो मुझे मेरी फील्ड पर नजरें घुमाकर देखना पड़ेगा कि कौन से बॉलर की ओवर्स बाकी है, कौन से बॉलर की बहुत धुलाई हुई है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो कम रन्स खाए. तो सबसे पहले ये समझना कि वेदर मेरे पास इनफ बॉलर्स है या नहीं है. दिस इज नथिंग बट स्टेप 2, डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव्स. क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखो, कंसिडर, द मैनेजर कंसिडर्स द वायबल एंड रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव्स. वायबल है कि पॉसिबल है, रियलिस्टिक है, हाँ है, रियलिस्टिक ऑप्शन है, हम इसको गेंदबाजी दे सकते हैं, ये बॉलर आउट कर सकता है, इसके ओवर्स बाकी है, हो सकता है बुमराह को बॉलिंग डालनी हो, लेकिन बुमराह के ओवर्स खत्म हो चुके हैं, तो वो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है क्या, नहीं है. वो अल्टरनेटिव कंसिडर कर सकते हैं क्या, नहीं कि यार उसका कोटा खत्म हो चुका है, 10 ही ओवर डाल सकता है एक मैच में बॉलर, और 10 ओवर डाल चुका है तो उसको बॉलिंग नहीं दी जा सकती. सो यहाँ पर आ जाता है डेवलपिंग द ऑल्टरनेटिव्स. फिर ही शुड कंसिडर द टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स एंड द साइकोलॉजिकल बैरियर्स. बराबर है क्या नहीं. हर ऑल्टरनेट को देखते वक्त, डेवलप करते वक्त इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट. क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना ज़्यादा समय लग सकता है कौन सा ऑल्टरनेटिव के साथ, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, वेदर वो कॉस्ट जो है वो हम कर सकते हैं, उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, राइट. एंड द साइकोलॉजिकल बैरियर्स दैट वुड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रीजनेबल ऑल्टरनेटिव्स. सो यहाँ पर हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम के बाद ये समझना, ये अंडरस्टैंड करना, डेवलप करना ऑल्टरनेटिव्स हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाता है कि हमने यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स डेवलप कर लिए. हाँ बाबा, मेरे पास 4 बॉलर है, 4 बॉलर है जिसमें जो है चारों के पास 1-1, 2-2 ओवर बाकी है. अभी मेरे को पता है कि यार ये 4 ऑप्शंस तो मेरे पास अवेलेबल है. अभी ये 4 ऑप्शंस आ गए मेरे पास, अभी इन चारों ऑप्शंस को मुझे इवैल्यूएट करना है. चारों ऑप्शंस को मुझे ध्यान से सोच समझकर इवैल्यूएट करना है, एनालाइज करना है कि कौन सा बॉलर फॉर्म में है, किसके कितने ओवर्स बाकी है, एबी डिविलियर्स का वीकनेस कौन से टाइप ऑफ बॉलर के सामने है, कि भाई फास्ट बॉलर के सामने है, लेग स्पिनर के सामने है, ऑफ स्पिनर के सामने. तो यहाँ पर मैं क्या करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एनालाइज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि इफ आई गो फॉर ऑप्शन ए तो क्या, इफ आई गो फॉर ऑप्शन बी तो क्या, इफ आई गो फॉर ऑप्शन सी तो क्या, इफ आई गो फॉर ऑप्शन डी तो क्या. यहाँ पर मैं इवैल्यूएशन का प्रोसीजर चालू कर रहा हूँ. हर एक ऑप्शन लेकर मुझे उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ. बराबर. सो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग इज इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव. हर एक ऑप्शन लेने के बाद मुझे उसका क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है. Sorry, here the decision maker draws balance sheet of every alternative. Balance sheet, कितना फायदा, कितना नुकसान,
for option A, then option B, then option C, then option D. For every option, for every alternative हम ये बैलेंस शीट, लिटरली बैलेंस शीट नहीं बट ये भी तो एक बैलेंस शीट है ना कि कौन सा ऑप्शन लेकर कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है ना, यही तरह की तो बैलेंस शीट आप लोग अकाउंट्स वाले बनाते होंगे, सही है क्या नहीं। सो यहाँ पर इवेल्युएशन आ जाता है, आइडेंटिफाइंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच वन ऑफ देम। इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से इवेल्युएट करोगे, जैसे मैंने पहले भी लिखा था, एनालाइज करोगे, तो आप सही डिसीजन पर आ जाओगे। यस, आपने एनालाइज किया कि हाँ यार, AB डिविलियर्स जो है फास्ट बॉलर्स को आज बहुत पिटाई कर रहा है, मेरा ऑप्शन ए एक बहुत फास्ट बॉलर है, इसको डालूंगा, ये ऑलरेडी पहले सारे फास्ट बॉलर को मार रहा है, इसको भी पीट देगा, मत यार, इसको बॉलिंग मत दो, इसको बॉलिंग मत दो। ऑप्शन बी मेरा लेग स्पिनर है, लेग स्पिन करता है, बहुत बढ़िया फॉर्म में भी है, इस सीजन में बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, AB डिविलियर्स लेग स्पिनर्स के साथ उसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, यार ये ऑप्शन बहुत अच्छा लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, गो फॉर इट। इवेल्युएट करने के बाद डिसीजन लिया, हो सकता है लेग स्पिनर ने आते ही उसी ओवर में AB डिविलियर्स को आउट कर दिया, हमारा डिसीजन क्या हो गया, कामयाब हो गया। किस वजह से कामयाब हुआ, क्योंकि हमने इवेल्युएशन के ऊपर बहुत टाइम, बहुत एनर्जी स्पेंड किया था, राइट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। सम ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग एन ऑल्टरनेट कुड बी, किस तरीके से हम ऑल्टरनेट को इवेल्युएट करेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल, हर ऑल्टरनेट को लेने के बाद उसके लिए रिसोर्स कितने अवेलेबल, हर ऑप्शन चूज करता हूँ, ऑप्शन ए चूज करता हूँ तो उसको पूरा करने के लिए कितने ऑल्टरनेट्स या कितने रिसोर्सेज है, ऑप्शन बी चूज करता हूँ तो उसको पूरा करने के लिए कितने मेरे पास जो है रिसोर्सेज है, ये समझना। फिर इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, उतना एफर्ट लेने के बदले में मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं, वेदर इट इज फीजेबल और नॉट, उतना एफर्ट, उतना पैसा फीजेबल है या नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, हर ऑप्शन के लिए रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, ए डाला तो क्या, बी डाला तो क्या, सी डाला तो क्या, टाइम कंस्ट्रेंट, अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, वेदर ए बी सी डी ऑल डिसीजंस एट द एंड कॉमन गोल जो है मेरा ट्रॉफी जिताने का जो काम है उसके तरफ लेकर जा रहे हैं या नहीं, एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, ए को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम होती है, डिसीजन बी को इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो इवैल्यूएशन में हेल्प करती है। तो ये है क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इवैल्यूएशन शॉर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन जाती है, विच इज़ आवर स्टेप नंबर 3। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, डायग्नोज किया प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद हमने ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करना स्टार्ट किए, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 4 आ जाता है सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव। अभी हमने बहुत सारे जो है ऑल्टरनेट्स डेवलप कर लिए, उनको अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया। सब ऑल्टरनेट्स को एनालाइज करने के बाद बाबा ये फास्ट बॉलर था, ये लेग स्पिनर था, ये ऑफ स्पिनर था, और लास्ट वाला जो है लेफ्ट आर्म बॉलर था। इन सारों को हमने इवैल्यूएट करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने लेग स्पिनर को चूज किया, मतलब हमने डिसीजन ले लिया। इट इज सिलेक्शन ऑफ द चॉइस, सिलेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अभी जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जब हम एक्चुअली ऑल्टरनेटिव्स में से एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे चॉइसेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना आगे लेकर जाते हैं या कितना पीछे लेकर आते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप अच्छे मैनेजर हो या नहीं हो। सिंपल बात है। महेंद्र सिंह धोनी 10 इयर्स के लिए कैप्टन थे टीम के, ऑलमोस्ट हर बार उनके डिसीजन टीम को आगे लेकर जाने में बहुत मदद की है। वेदर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में वो खुद बैटिंग के लिए आए युवराज सिंह से पहले। अभी मैं क्रिकेट के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे कैप्टन और बुरे कैप्टन में डिफरेंशिएशन कैसे होता है। वो खुद आए बैटिंग करने के लिए, 95 रन बनाए, वर्ल्ड कप जिता दिया। रोहित शर्मा को ओपनर बना दिया उन्होंने, रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन बन गए। 2007 वर्ल्ड कप T20 फाइनल, अगर आप तो बहुत छोटे होंगे तभी, तो उन्होंने किसी एक अननोन बॉलर को फाइनल ओवर दे दिया जिसने वर्ल्ड कप जिता दिया, जबकि अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर्स भी बाकी थे बॉलिंग डालने के लिए, फिर भी फाइनल ओवर जो है इन एक्सपीरियंस न्यू बॉलर को दिया और उसने वर्ल्ड कप जिता दिया। तो मतलब क्या हो रहा है कि डिसीजन ले रहे हैं और वो डिसीजन का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, जिससे कि हम लोग उसको बहुत अच्छा कैप्टन, अच्छा मैनेजर जो है बोल सकते हैं। सो जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है फ्रॉम सेवरल ऑल्टरनेटिव, वो चूज करने की जो खासियत है, इट सेपरेट्स द सक्सेसफुल मैनेजर्स फ्रॉम द लेस सक्सेसफुल वंस। हाउ डू वी डिसाइड कि कौन अच्छा कैप्टन है, कौन अच्छा कैप्टन नहीं है? उसके चॉइसेस कैसे हैं, उसके डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये चीज देखकर हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते कि वो अच्छा डिसीजन है, वो अच्छा कैप्टन है, वो अच्छा कैप्टन नहीं है। बराबर कि नहीं? हम रोहित शर्मा को अच्छा कैप्टन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि 5 IPL ट्रॉफीज है,
मतलब उसके बहुत सारे डिसीजंस ने पॉजिटिव इंपैक्ट लिया है। हम विराट कोहली को अच्छा कैप्टन नहीं बोलते क्योंकि 0 IPL ट्रॉफी है, 0 वर्ल्ड कप्स है, राइट। तो उसके बहुत सारे डिसीजंस ने हमें ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट नहीं दिया है, इसीलिए हम बोल पाते हैं कि नॉट अ गुड कैप्टन। मतलब हम लोग सेपरेट कर रहे हैं सक्सेसफुल मैनेजर को अनसक्सेसफुल वन से। व्हाई? ऑन द बेसिस ऑफ देयर चॉइसेस एंड द रिजल्ट, द इम्पैक्ट ऑफ देयर चॉइसेस। यस, देयर आर बेसिकली 4 क्राइटेरिया ओवर हियर। नंबर 1 इज द रिस्क। कौन से डिसीजन में कितना रिस्क है। मैंने बताया था कि 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने एक एक्सपीरियंस बॉलर को लास्ट ओवर ना देते हुए एक न्यू कमर को ओवर दे दिया था। बहुत बड़ा रिस्क था, उसने वो रिस्क लिया। क्रिकेट के टर्म्स में एग्जांपल दे रहा हूं। द इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, कितना फीजेबल है, अगेन कितना एफर्ट लगने से उससे आउटपुट कितना मिलने वाला है, वेदर उतना एफर्ट हम लोग ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, वट एवर दैट मे बी। फिर टाइमिंग ऑफ द रिजल्ट, टाइमिंग ऑफ द डिसीजन, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट, कितने समय तक इम्पैक्ट, एंड द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक ऑप्शन सूट करने में, सिलेक्ट करने में कितने रिसोर्सेज हमें लग सकते हैं, कितना हमारे पास लिमिटेशन है रिसोर्सेज का या अबंडेंस है रिसोर्सेज का। ये सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यू चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, राइट। जितने ज्यादा करेक्ट ऑल्टरनेटिव आप चूज कर रहे हो, जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है, उतने अच्छे मैनेजर आप बनते जा रहे हो, राइट। सो जो 4th स्टेप था वो सिलेक्शन ऑफ द ऑल्टरनेटिव था। एंड जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया, तो काम क्या बच जाता है? काम बच जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि वो डिसीजन एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। आपने डिसाइड कर लिया, आपने डिसीजन जो है वो ले लिया, लेकिन डिसीजन लेने के बाद एक्शन होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। और एक्शन करने के लिए फॉलोअप करना जरूरी है। मैंने बताया था मेरे बॉस की स्टोरी, उन्होंने मुझे सिखाया था कि आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, सिर्फ डिसीजन लेकर नहीं होता है। तो डिसीजन ले लिया, उसके बाद आपको एक्शन मोड पर लगना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, उसके लिए फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है हमारा लास्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीजन बाय द ग्रुप मेंबर एसेंशियल है, जरूरी है। यस और नो, कि मैंने डिसीजन ले लिया लेकिन मेरे ग्रुप मेंबर्स अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले। तो अच्छा मैनेजर ये चीज भी करता है, ही मेक श्योर दैट उसके ग्रुप मेंबर्स जो है वो डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड फिर फॉलोअप करना जरूरी है, देखने के लिए कि काम हो रहा है या नहीं, एंड वेदर वो काम से डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसीलिए भी तो फॉलोअप जरूरी है। सिर्फ लोग काम कर रहे हैं या नहीं वही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि हमारे डिसीजन का जो है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, डिजायर्ड रिजल्ट मिला या नहीं मिला। सो ये है हमारे 5 स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। आई होप ये समझ में आए होंगे आप लोगों को। देखो मेरे एग्जांपल्स जो है वो मेरे पर्सनल नेचर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो एग्जांपल सूट हो जाते हैं, समझ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए मैं T20 वर्ल्ड कप का जो है फाइनल ओवर का पूरा वीडियो चलाता हूँ एंड बच्चों को उसके ऊपर हर एक स्टेप समझाता हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये सब चीज़ें पसंद भी आती है, और जो चीज़ें मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ उसके बेसिस पर एग्जाम्पल्स भी बन जाते हैं, राइट। तो आई होप ये समझ में होगा। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टेक्निक्स कौन से हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। जी हाँ, डिसीजन लेने के लिए भी टेक्निक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारा जो है लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस आर एट स्टेक, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉट्स ऑफ पीपल, इन्वेस्टर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक है। सो मैनेजर्स को हर स्टेप पर डिसीजन लेना है, तो उसके लिए कुछ टेक्निक बनाकर अगर रखी जाएगी तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए वो टेक्निक्स को यूटिलाइज करके, राइट। सो यहाँ पर 2 मेजर तरह की टेक्निक्स है। नंबर 1 है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो ये हमारा नंबर 1 है, ए जिसको लिख देता हूँ। एंड नंबर 2 है मॉडर्न मेथड्स ऑफ नॉन प्रोग्राम मॉडर्न मेथड्स फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। तो ये बेसिकली 2 तरह की जो है टेक्निक्स है। इनमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में नंबर 1 आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी ये 6 टेक्निक्स को मैं फटाफट अपनी भाषा में एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक सबसे पहली टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, क्वांटिटेटिव टेक्निक में लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले रीड कर लेता हूं फिर समझाता हूं। इट इज द टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन क्या रहता है? बेस्ट पॉसिबल आउटपुट।
ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट ऑफ एबिलिटी, ये ऑप्टिमाइजेशन है। ठीक है, अभी इसको से टेक्निक पर आओ। इट इज द टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडर द गिवन रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट। The objective function is either maximization of some utility or minimization of some disutility. This technique is useful under conditions of certainty. क्या समझा सर? कुछ भी नहीं समझा, इसीलिए तो आपका लेक्चर देख रहे हैं। ठीक, इसको इजी करेंगे। समझो आप एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय एक गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अभी मेरी गाड़ी, चलो ये गाड़ी बना देता हूँ। ये इसका हैंडल है, यहाँ टायर है और यहाँ पर भी टायर है और ये इस गाड़ी के सीट पर बैठा हुआ है और इसके सीट पर रखा हुआ है पीछे बहुत सारा पिज़्ज़ा। क्या रखा हुआ है? बहुत सारा पिज़्ज़ा रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसके पास पिज़्ज़ा है, इसके पास ऑर्डर 4 है, क्लाइंट A, B, C और D। चारों क्लाइंट्स को टाइम पर ऑर्डर या डिलीवर करना है। मतलब देयर इज अ कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट है, वहाँ पर एक इशू है वहाँ पर। अभी A क्लाइंट इधर है, B क्लाइंट इधर है, D क्लाइंट जो है वो इधर है और C क्लाइंट जो है समझो यहीं कहीं पर है। तो ये चारों क्लाइंट्स इन अलग अलग एरियाज में बसे हुए हैं। इसको सही समय पर ये जो है, जो भी उसके पास रिसोर्स है कि भाई हमें 1 घंटे के अंदर ये आउटपुट देना है, मुझे डिलीवर करना है। सो व्हाट ही विल डू, ही विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट। क्या ट्राई करेगा वो? बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट जो इन चारों को सही समय पर डिलीवर करने में हेल्प करेगा, जिसमें टाइम भी कम लगे, पेट्रोल भी कम लगे, खर्चा भी कम हो, सही समय पर डिलीवरी भी हो। तो हो सकता है शायद वो पहले, हो सकता है क्वाइट पॉसिबल, वो सबसे पहले सी के पास जाए मे बी, फिर वहां से बी के पास जाए, फिर डी के पास जाए, फिर ए के पास जाए। तो ये उसका रूट 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, फॉर एग्जाम्पल। मतलब उसने अंडर द सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ हिम उस चीज को, सिचुएशन को आउटपुट निकालने के लिए मैक्सिमाइज करने की कोशिश की कि भाई मेरे पास 1 आवर ही है जिसके अंदर मुझे 4 चैनल्स पर या 4 रूट्स पर, 4 स्पॉट्स पर डिलीवर करना ही है। तो बेस्ट पॉसिबल उसने सीट से बी गया, बी से फिर डी गया, डी से फिर ए गया। उसको लगा कि ये बेस्ट पॉसिबल है एंड इसमें उसने जो है आउटपुट दे दिया। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, एलपी है। एक छोटा सा एग्जांपल मेरी भाषा में जो आपको समझ सके वो दिया है। ये कॉमन है ना, आप ऑर्डर देते हो डोमिनोज पर, तो आपके साथ साथ आपके एरिया के कई सारे लोग ऑर्डर देते हैं। तो वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि भाई सबसे कम समय में सब लोग को बेस्ट पॉसिबल रास्ता देखो कि फटाफट पूरा काम हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरा भी रिसोर्स ज़्यादा लग जाए, ऐसा ना हो कि कस्टमर को भी कम पड़े, राइट। तो ये अभी वो भाषा यहाँ पर ऐसी भाषा है। देखो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? सबको टाइम पर मिलना चाहिए, 1 घंटे का टाइम है, सबको डिलीवर हो जाना चाहिए अंडर द गिवन रिसोर्स एंड कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या था कि चारों अलग अलग ठिकानों पर थे। रिसोर्स क्या था? गाड़ी था, एक समय 1 घंटे के अंदर उसके अंदर पेट्रोल जितना है उतना पेट्रोल, उतना टाइम के अंदर वो काम हो जाना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ दैट यूटिलिटी, बराबर है क्या? समझ में आया? ये था लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी आता है दूसरा, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी। प्रोबेबिलिटी, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, मतलब रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। यस, इसके लिए फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रीमाइस ऑफ दिस थियरी इज दैट बिहेवियर ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का बिहेवियर कैसा है? फ्यूचर का बिहेवियर प्रोबेबिलिस्टिक है। फ्यूचर अननोन है, माहित नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है। तो फ्यूचर हमारा कैसा है? प्रोबेबिलिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक है क्या? डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? नहीं डिटरमाइन कर सकते। ऐसा बोल सकते कि होगा ही बारिश? नहीं बोल सकते। क्या ऐसा बोल सकते नहीं होगा बारिश? ऐसा भी नहीं कह सकते। मतलब हमारा फ्यूचर कैसा है? हमारा फ्यूचर बहुत ही प्रोबेबल है। हम उस फ्यूचर में से जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी जो है वो काम में आ जाता है। अभी इसका एक एग्जांपल पहले रीड कर लेता हूँ, वापस से फिर रीड कर लेता हूँ, फिर एग्जांपल तो दूंगा ही। वेरियस प्रोबेबिलिटीज आर असाइन्ड टू द स्टेट ऑफ नेचर। जो सिचुएशन है, वेरियस प्रोबेबिलिटीज, ये हुआ तो क्या, वो हुआ तो क्या, ये प्रोबेबिलिटी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन or subjective judgment and the likely outcomes of the alternative courses of action are evaluated before a particular alternative is selected। आपके सामने एक state of nature, एक situation है,
उस सिचुएशन में आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है उसके बेसिस पर या आपके जजमेंट के बेसिस पर वेरियस प्रोबेबिलिटीज चेक कर रहे हैं एंड फिर उनको स्टडी कर रहे हैं कि ये हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या, ये हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या। हम उसको सिलेक्ट करके, वो स्टडी करके हम लोग पर्टिकुलर ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपका। फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास रेनकोट है या आपके पास रेनकोट नहीं है, बराबर है ना। दो सिचुएशन हो गई। अभी रेनकोट है तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, रेन हुआ तो क्या, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नो रेन ऑल्सो। सही है। सेम विथ नो रेनकोट, रेन हो भी सकता है, रेन नहीं भी हो सकता है। ये हमारा सिचुएशन है, रेनकोट है या रेनकोट नहीं है, रेनकोट लेकर जाना है या रेनकोट नहीं लेकर जाना है। समझ के लो, ये हमारा सिचुएशन है। लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, लेकर जाना है तो क्या, नहीं लेकर जाना है तो क्या। अभी रेनकोट है, अगर बारिश हो गया, अगर रेनकोट है और बारिश हो गया तो आप ड्राई रहोगे, यस और नो। लेकिन फिर आपके पास लोड भी हो जाएगा, वो आपका जो रेनकोट है वो गीला हो जाएगा, फिर वो आपको कैरी करना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं। वो मतलब आपके पास वो अननेसेसरी जो है वो बर्डन हो जाएगा। लेकिन अगर रेनकोट है और बारिश नहीं होती है तो आप तो ड्राई तो रहोगे ही, लेकिन वो बहुत अननीडेड था आपको, वो रेनकोट आपको अननीडेड था। अभी दूसरा एक और सिचुएशन है कि यार देयर इज नो रेन, सॉरी देयर इज नो रेनकोट और फिर बारिश हो जाती है। अगर रेनकोट नहीं और बारिश हो जाती है तो आप भीग जाओगे, भीग जाओगे मतलब क्या, यू आर वेट, यस और नो। और अगर रेनकोट नहीं है और बारिश नहीं होती है तो अगेन यू आर ड्राई, रेनकोट भी नहीं है और बारिश भी नहीं है तो कोई अननेसेसरी रिक्वायर्ड बर्डन भी नहीं है आपको। सो ये प्रोबेबल सिचुएशंस है। आपके पास रेनकोट लेकर गए तो क्या और रेनकोट नहीं लेकर गए तो क्या। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक है कि भाई लेकर गया और बारिश हुआ तो क्या, लेकर गया और बारिश नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं लेकर गया और बारिश हो गया तो क्या होगा, नहीं लेकर गया और बारिश भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ये है हमारा नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिसीजन थियरी। आप जो प्रोबेबिलिटीज है उनको आप एनालाइज कर रहे हो, फिर डिसीजन ले रहे हो, सिंपल। फिर आता है गेम थियरी, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग। गेम कंपटीशन है ना, खेले होंगे ना, गेम्स खेलते होंगे दोस्तों के साथ, वो प्ले स्टेशन पर बोलो या नॉर्मल वीडियो गेम्स खेलोगे क्या, नहीं होंगे। तो एक ने गोल मारा तो एक का फायदा हो गया, दूसरे का नुकसान हो गया, मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, बराबर है। दो भाई बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, एक पिज्जा आया हुआ है तो या तो दोनों आधा आधा बांट कर खा लेंगे, या तो एक जल्दी जल्दी खाएगा तो उसके हिस्से में ज्यादा आएगा तो दूसरे वाले के हिस्से में थोड़ा कम आएगा, तो पहले वाले का बेनिफिट हुआ एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर भाई। सो ये गेम थियरी है बेसिकली। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मार्केट का, राइवलरी का बहुत लेना देना रहता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ फिर रीड करूंगा, उल्टा करेंगे इस बार। समझो अभी गेम थियरी क्या है, मैंने क्या बोला, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में काम में आता है। समझो देयर आर टू प्लेयर्स मतलब टू कंपनीज, पहला है कंपनी ए और दूसरा है कंपनी बी। दोनों कंपनी मिलकर सेम प्रोडक्ट लॉन्च करती है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में लॉन्च करती है। दो अलग अलग कंपनी है, दोनों कंपनी मिलकर सेम प्रोडक्ट लॉन्च करती है सेम मार्केट के अंदर। अभी मार्केट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, बात को समझो। सिचुएशन क्या आ जाता है, सिचुएशन कंपटीशन का आ जाता है, सिचुएशन राइवलरी का आ जाता है, यस और नो। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर जो है हम लोग सिचुएशन को एक चार्ट में बना लेते हैं। कंपनी ए यहाँ पर करेंगे और जो है कंपनी बी यहाँ पर करेंगे। समझो अभी दोनों कंपनी डिसाइड करती है कि यार हम लोग प्राइस जो है प्रोडक्ट का 10 रुपये रखेंगे, दोनों सेम प्राइस रखेंगे, बिल्कुल हम लोग जो है कंपटीशन नहीं करेंगे, हम लोग ईमानदारी से फेयर रहेंगे, प्राइस सेम रखेंगे और सप्लाई भी सेम रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं फ्लड कर दूंगा मार्केट को मेरे प्रोडक्ट से या आप फ्लड कर दोगे, दोनों सेम रखेंगे। सॉरी। तो जब दोनों ये डिसाइड करते हैं, तब पहली सिचुएशन में कंपनी ए को भी समझो 50% मार्केट शेयर मिलता है फॉर एग्जांपल,
40% पकड़ लेंगे, 40% मार्केट शेयर मिलता है और कंपनी बी को भी 40% मार्केट शेयर मिलता है। दोनों ने प्राइस भी सेम रखा हुआ है, सप्लाई भी सेम किया हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखा हुआ है मार्केट के अंदर, तो शेयर भी इक्वल मिल रहा है दोनों को, शेयर भी दोनों को इक्वल मिल रहा है। सिचुएशन बी में, सेकेंड सिचुएशन में कंपनी ए बहुत कंपटीशन कर रहा है, 8 रुपए में माल बेच रहा है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दुनिया भर का मार्केट फ्लड करके रख दिया है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, बहुत सारा ऑफर दे रहा है, प्राइस कम कर दिया है, 8 रुपए कर दिया है, दुनिया भर का माल अवेलेबल हो गया मार्केट के अंदर। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कंपनी ए को अप्रोक्सीमेटली समझो 70% मार्केट शेयर मिल रहा है, कंपनी बी को बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन कर रहा है, इसने रेट कम कर दिया, इसने अवेलेबिलिटी ज़्यादा कर दिया। सेम चीज़ कंपनी बी अगर कर दे, कंपनी बी ने प्राइस कम कर दिया, कंपनी बी ने दुनिया भर का माल मार्केट में लेके आ गया, तो कंपनी बी सिचुएशन नंबर 3 पे 70% मार्केट शेयर कंपनी बी के पास आ जाता है, जो है कंपनी ए के पास मार्केट शेयर बहुत ही कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या, कंपनी बी इज वर्किंग, इज बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी ए। इसका पूरा मार्केट इसके पास जा रहा है क्या नहीं जा रहा है? पहले सिचुएशन में दोनों के पास इक्वल शेयर ऑफ मार्केट था क्या नहीं था? तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर गेम चल रही है, ये गेम थियरी है। वन विल बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। अभी यहाँ पर 2 प्लेयर्स है, हो सकता है 10 प्लेयर हो, 15 प्लेयर हो, 20 प्लेयर हो, राइट? तो इसके लिए एक जो है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यहाँ पर ये जो है गेम थियरी जो है वो काम में आता है। ये टेक्निक है गेम थियरी कि भाई हम ऐसा डिसीजन लेते हैं तो क्या होता है, हम ए बोलता है कि यार मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ तो क्या ग्राफ बन जाएगा, बी बोलता है मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ तो क्या ग्राफ बन जाएगा। दोनों ही दुनिया भर का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, दोनों ही दुनिया भर का प्राइस कम कर रहे हैं, दोनों ही दुनिया भर का माल मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो हो सकता है इसको 20% शेयर मिले, इसको भी 20% शेयर मिले मार्केट का, राइट? सो ये वेरियस एनालिसिस, ये वेरियस सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं जो फिर यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है उसको गेम थियरी जो टेक्निक है ये यूज होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इट इज अ यूजफुल एड टू द डिसीजन मेकर अंडर कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पर कॉम्पिटिशन है मार्केट के अंदर, जहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो सिमिलर तरीके का काम कर रहे हैं, तो वहां पर गेम थियरी काम करता है। The adversaries in the conflict are supposed to be involved in a game of gaining at the expense, partial expense or total expense of each other. One or the other is gaining at the one A is gaining at the expense of B, B is gaining at the expense of A. A ने बहुत सारा प्राइस कम कर दिया तो B का मार्केट शेयर A के पास आ गया, B ने बहुत प्राइस कम कर दिया तो A का मार्केट शेयर B के पास चला गया। मतलब दे आर गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। अभी इसमें कितने भी नंबर ऑफ पीपल रह सकते हैं। सो ये है गेम थियरी, राइट? आई होप ये समझ में आया होगा। फिर है क्यूइंग थियरी। क्यूइंग थियरी, क्यू रांग लाइन, लाइन लगी रहती है ना। अभी आज के समय में हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगी हुई है, पता है, बेड्स के लिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए। मतलब क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है? हॉस्पिटल इंडस्ट्री है ना, वहां पर क्यों लगी रहती है? ये एक प्रोडक्ट, एक सर्विस दे रहे हैं आप लोगों को, बराबर है? अभी बात को समझो, ये हॉस्पिटल रहते हैं ना कि जहां पर लोग वॉक इन करते हैं, जाते हैं, माल खरीदते हैं। अभी यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर पर्सोनल का प्रॉब्लम है, यहाँ पर फैसिलिटी का प्रॉब्लम है। अभी जो सिचुएशन हमारे सामने कोविड-19 में आ गया कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास इनफ हॉस्पिटल्स नहीं है। जनरली हॉस्पिटल किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम, फॉर एग्जांपल भाई एक एरिया में 1000 लोग रहते हैं, तो हॉस्पिटल क्या करेगा? 50 लोगों की कैपेसिटी का बेड बनाए, 50 बेड की कैपेसिटी का हॉस्पिटल बनाएगा कि 50 पेशेंट्स आ जा सके। एक पेशेंट मतलब 50 पेशेंट्स आ गए समझो, तो फिर कुछ पेशेंट्स डिस्चार्ज होंगे, फिर नए पेशेंट्स आएंगे, फिर कुछ पेशेंट डिस्चार्ज होंगे, फिर नए पेशेंट आएंगे। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाले शहर में 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। 1000 लोगों की कैपेसिटी वाले शहर में 1000 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना सकते, बराबर है? वो क्यों है? आएंगे लोग जाएंगे लोग, आएंगे लोग जाएंगे लोग, क्योंकि इसमें 1000 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना सकते, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता है, बहुत सारा पर्सनल, बहुत सारा पैसा लगने वाला है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो ये क्यूइंग थियरी काम में आती है। आई होप सिचुएशन समझ में आएगा। अभी कोविड-19 का सिचुएशन, हम लोग बोल रहे हैं कि यार बेड कम है, हॉस्पिटल कम है, हॉस्पिटल बेड कम नहीं है, अभी पेशेंट्स बढ़ गए हैं।
अदरवाइज एक एवरेज लगाते हैं लोग काम करने से पहले कि यार मैं इस इलाके में काम कर रहा हूँ, उसमें इतने जो है पॉपुलेशन है, उस हिसाब से इतना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल है, उस हिसाब से मैं इतने नंबर ऑफ बेड्स या इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स या मेडिकल टीम के साथ हॉस्पिटल खड़ा करने वाला हूँ। This technique is designed to find solutions to waiting line problems. Waiting line problems देखो कहाँ पर आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कितने नंबर ऑफ बसेस चलती है दिन भर में, बराबर है क्या नहीं? तो जितना पॉपुलेशन उतने नंबर ऑफ बसेस चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। अलग अलग रूट्स है, अलग अलग रूट्स पर नंबर ऑफ पीपल अलग अलग है। वेटिंग लाइन प्रॉब्लम है, बस स्टॉप पर हमेशा कुछ ना कुछ लोग खड़े ही रहते हैं अगली बस के इंतजार में। हॉस्पिटल्स है, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Find solutions to waiting line problems for personnel, equipment or services under conditions of irregular demand. There is always an irregular demand. Hospitals को पता नहीं कितने पेशेंट्स आने वाले हैं, इसलिए उनको वो ध्यान में रखते हुए लोगों को काम पर रखना है, फैसिलिटी रखना है, इक्विपमेंट्स रखना है, सर्विसेज रखना है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि कितना पब्लिक इसको यूटिलाइज करने वाला है, कितना कस्टमर आने वाला है, कितने लोग वेटिंग में रहने वाले हैं। डिमांड कुछ फिक्स नहीं है। सो यहाँ पर वेटिंग लाइन प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो लुकिंग एट दीज फैक्टर्स फिर डिसीजन लेना रहता है, क्योंकि ये फैक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, बराबर है क्या? द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द ऑप्टिमम वॉल्यूम ऑफ फैसिलिटी टू मिनिमाइज द वेटिंग पीरियड। हमें इतनी फैसिलिटी बनानी है, एक तो हमारे कॉस्ट के अंदर भी हो, प्लस वेटिंग पीरियड भी मिनिमाइज कर सको। 1000 लोग हैं तो 1000 बेड का हॉस्पिटल नहीं बना सकता हूँ, 50 का ही बना सकता हूँ, लेकिन वो 50 इज इनफ, क्योंकि एक तो मेरे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा भी उतना है, और दूसरा वेटिंग पीरियड भी ज़्यादा नहीं होने वाले उसके अंदर, राइट? सो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड विद बिल्डिंग अप एंड मेंटेनिंग द फैसिलिटीज ऑन द अदर हैंड। हमको एक तो मिनिमाइज करना है वेटिंग पीरियड, दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमको मिनिमाइज करना है, फैसिलिटी के अंदर लगने वाली चीज़ें भी मिनिमाइज करनी है, राइट? सो ये क्यूइंग अप थियरी होती है। फिर होता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन इज एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। आपके यहाँ पर मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करता है, कार लॉन्च करने से पहले उसका क्रैश टेस्ट करता है। क्यों क्रैश टेस्ट करता है? क्रैश टेस्ट मतलब क्या कर रहा है कि अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ एन एक्सीडेंट कार कैसे बिहेव करने वाला है, कार का एयरबैग सिस्टम जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है, वेदर ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो सही तरीके से चलने वाला है या नहीं, वेदर विंडशील्ड जो भी बॉडी है वो बॉडी कितना जो है प्रेशर सस्टेन कर सकती है, वेदर हमारा एयरबैग्स टाइम पर खुलने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो वो क्या कर रहा है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट खड़ा कर रहा है जिसके अंदर वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा रहा है, क्रैश करवा रहा है, एंड वो बिहेवियर देख रहा है कार का सिक्योरिटी सिस्टम का। ये एक एग्जाम्पल सिमुलेशन का आपको दिया। अभी यही सेम चीज मैनेजमेंट के अंदर आपको डिसीजन लेना है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सिचुएशन खड़ी कर रहे हो, तब आप चेक कर रहे हो कि ये डिसीजन लेने से क्या होने वाला है। दिस इज नथिंग बट सिमुलेशन थियरी। सिमुलेशन मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आप खड़ा कर रहे हो, सिंपल। इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, observing the behavior of a system under several alternative conditions in an artificial setting. Very important line. आप एक सिस्टम का बिहेवियर देख रहे हो वेरियस ऑल्टरनेट सिचुएशंस में, और ये सारे के सारे जो है सारे के सारे आर्टिफिशियल सिचुएशंस है, आर्टिफिशियल सेटिंग है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि सिस्टम ए कैसा बिहेव कर रहा है, सिस्टम बी कैसा बिहेव कर रहा है, डिसीजन डी कैसा बिहेव कर रहा है, डिसीजन सी कैसा बिहेव कर रहा है, व्हाटएवर। हर सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर कैसा हो रहा है सेटअप में, वो हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन ले पा रहे हैं, राइट? कब होता है देखो, व्हेन द कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो दिस सिमुलेशन जो है, ये सिमुलेशन टेक्निक जो है प्रोवाइड्स द मैनेजर अ वे आउट। तो ये जो है सिमुलेशन टेक्निक है। फिर लास्ट वाला टेक्निक आ जाता है जो है नेटवर्क टेक्निक्स। एक्चुअली नेटवर्क टेक्निक्स ये एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये टेक्निक्स जो है यूज़ होती है, बट हमें बहुत ब्रीफ, बहुत सुपरफिशियल तरीके से नेटवर्क टेक्निक्स के सिर्फ नाम दिए गए हैं, सिर्फ नाम बताए गए हैं, ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में इनको इंक्लूड किया गया नहीं है। दो तरह की नेटवर्क टेक्निक्स होती है, एक रहती है CPM विच इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड, ध्यान से समझेंगे, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। दूसरा रहता है PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये दो तरह की नेटवर्क टेक्निक रहती है। अभी नेटवर्क मतलब हमको मालूम है नेटवर्क क्या रहता है, ये एक है, ये से दो है, फिर यहाँ से
एक है, यहाँ से एक और ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क का अंडरस्टैंडिंग है। अभी इसका हमको ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं मालूम, ये हमको मालूम है कि एक टाइप ऑफ नेटवर्क वाली चीज है। अभी दो टेक्निक्स है, एक क्रिटिकल पाथ मेथड और दूसरी PERT, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। Both these techniques are generally useful for project planning and control. जनरली प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए और कंट्रोल के लिए ये दोनों मेथड जो है बहुत यूजफुल, बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स है। अभी जो भी ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल है, मैंने यहाँ लिख दिया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। आपको प्रोजेक्ट प्लान भी करना है एंड इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर उसको कंट्रोल भी करना है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने आपको पहले ही कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जब बड़े प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व है तो वहां पर देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम इन्वॉल्व, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व। सिंपल है क्या नहीं? तो इन दोनों को कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू द प्लान जरूरी हो जाता है क्या नहीं हो जाता है? यस और नो? तो वहां पर CPM और PERT जो है हमें काम में आते हैं। CPM जनरली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जरूरी आपके लिए वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। CPM जनरली रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए काम में आता है, टाइम जो है सेव करने के लिए। बेसिकली जो है CPM जनरली रेपिटेटिव प्रोजेक्ट्स है, जैसे एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोडक्ट है आपका, आप नए सिटी में लॉन्च कर रहे हो, या आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, है ना, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई जगह पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑफ एनीथिंग दैट मे बी, राइट। सो ये जनरली रेपिटेटिव नेचर का आप टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो रेपिटेटिव एक्टिविटी, वहां पर उनको कंट्रोल करने के लिए CPM बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। PERT जो है, PERT मोर कॉम्प्लेक्स है, PERT ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। PERT ज्यादा टाइम बचाने के लिए करते हैं, CPM टाइम एंड कॉस्ट बचाने के लिए होता है। PERT बेसिकली नॉन रेपिटेटिव चीजों के लिए है, जो रूटीन में हमने की नहीं है, जो पहले की नहीं है, नया प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े स्केल पर है। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे अभी हमारे वैक्सीन्स बन रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम का एग्जांपल दिया आपको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, वी डोंट नो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, वी डोंट नो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू गो, नॉन रेपिटेटिव एक्टिविटी, वेरी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर टूल जो है वो PERT वाला यूज होता है। ये बेसिक जो है चीजें है PERT और CPM में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स के अंदर इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए थे, ये बेसिकली नोड्स रहते हैं इन टेक्निक्स के अंदर, कि फॉर एग्जांपल हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया मई 2021 में फॉर एग्जांपल, तो हम लोग अगस्त तक प्रोजेक्ट कितना जा रहा है, अगले मार्च 2021 तक प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, अगर यहाँ तक नहीं होता है तो ये रास्ता हमें दिसंबर तक क्या करना है, दिसंबर 2021 तक हमें यहाँ पर पहुँचना है। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि लंबा प्रोजेक्ट है तो आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचना चाहिए, कितना पैसा लगने वाला है, उसके बाद फिर और पैसा डालना है, उसको कितना टाइम लगने वाला है। जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहते हैं वहाँ पर PERT और CPM जो है बहुत काम में आते हैं डिसीजन लेने के लिए। अरे कभी कभी प्रोजेक्ट अबैंडन भी कर देना पड़ता है, बराबर कि नहीं? कंट्रोल में पढ़ा था हम लोगों ने, याद है क्या? कंट्रोल पहले से डिसाइड करो कि हम लोग प्रोजेक्ट अबैंडन कब करने वाले। सो ये PERT और CPM टेक्निक्स है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व कंसिडरेबल कॉस्ट एंड टाइम। द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज बोथ, हमें कॉस्ट और टाइम दोनों को मिनिमाइज करना है बाय वर्किंग आउट अ क्रिटिकल पाथ वेयर मैनेजरल एक्शन इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। हमने पहले ही क्रिटिकल पाथ को, ये डायग्राम बहुत डर्टी हो गया लेकिन फिर भी हमने पहले ही यहाँ पर डिसाइड करके रखा है कि यहाँ पर हम कहाँ पहुँचने चाहिए, इस टाइम पर हम कहाँ पहुँचने चाहिए, अगर नहीं पहुँचते तो हमें ये वाला रूट लेना है फॉर एग्जांपल। तो दीज आर द स्पॉट्स, दीज आर द प्लेसेस, दीज आर द क्रिटिकल पार्ट्स वेयर मैनेजरल एक्शन इज रिक्वायर्ड। अ डायग्रामेटिक नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज इज प्रिपेयर्ड इन डिटेल। हम लोग पहले से ये जो टेक्निक है यूज करके जो चार्ट्स है बना लेते हैं, फिर डिसाइड करने में हेल्प होता है एट एवरी स्टेज। सो ये है PERT एंड CPM, ये 4 टेक्निक्स है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। मैंने आपको चारों लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, 6 है, सॉरी मैं 4 बोल रहा हूँ, सॉरी 6 है, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, गेम थियोरी, क्यूइंग थियोरी, हॉस्पिटल्स के एग्जांपल देकर सिमुलेशन और नेटवर्क टेक्निक्स आपको डिटेल में समझा है। अभी आपको सिर्फ रीड करने का काम रह जाएगा, एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम्ड है मतलब देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर,
कि जिसको फॉलो करके हमको डिसीजन लेना है, ऐसा कोई सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, नॉन प्रोग्राम्ड है। तो उसको लेने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। इस चीज के लिए कौन सी टेक्निक्स है भैया हमारे पास? हमारे पास 3 टेक्निक्स है, क्रिएटिव टेक्निक्स, पार्टिसिपेटिव टेक्निक्स और लास्ट वाला ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। एकदम शॉर्ट में तीनों में आप लोगों को बताऊंगा। सिचुएशन कौन सा है? हमारे पास नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हमारे पास एक नॉन प्रोग्राम्ड सिचुएशन आ गया है जिसमें हमको डिसीजन लेना है। नंबर 1 इसमें आता है क्रिएटिव टेक्निक्स। क्रिएटिव टेक्निक्स इज यूजिंग योर ब्रेन, कमिंग आउट विथ समथिंग न्यू, ब्रेन स्टॉर्मिंग। बैठकर माथा पोड़ी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग, जैसे फैमिली के सब लोग बैठकर सोचते हैं ना कि यार क्या किया जाए, अभी कौन सी पिक्चर देखनी चाहिए। होता है हमारी फैमिली में, ऐसा होता है, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं हम लोग, सोचते हैं। अभी सॉरी, ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जब नॉन प्रोग्राम सिचुएशन आ जाता है आपके सामने, तो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ तो नया सोचना पड़ता है, कुछ तो नया करना पड़ता है। तो जनरली ये सिचुएशंस क्या कैसे कैसे हैंडल की जाती है? आप लोग यहाँ पर ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाते हो, आप लोग कॉन्फ्रेंस करोगे, मीटिंग करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, यू विल ट्राई टू सॉल्व, यू विल ट्राई टू कम आउट विद अ न्यू मेथड। तो ये सब क्रिएटिव टेक्निक्स के अंदर आ जाते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग इज नीडेड फॉर सॉल्विंग नॉवेल नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम जो न्यू है, नॉन रूटीन है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्रिएटिव थिंकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स? फॉर न्यू नॉवेल प्रॉब्लम्स, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स। It refers to ability to generate new ideas and new way of doing things, जिसके लिए brainstorming is one of the creative techniques, very important। brainstorming बैठकर 7, 8, 10, 12 लोग, जितने भी मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, टीम मेंबर्स है, बैठकर दिमाग लगा रहे कि एक सिचुएशन में ये ऑप्शन के लिए गए तो क्या होगा, दूसरे ऑप्शन के लिए गए तो क्या होगा। अलग अलग आइडियाज अपने अपने दिमाग से लेकर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम जो भी हमारे सामने है उसका सोल्यूशन नया हो, भले ही थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि इलॉजिकल है, फिर भी वो डिसीजन लिया जाए, राइट। सो ये है क्रिएटिव टेक्निक। द आइडियाज में बी वाइल्ड और इम्प्रैक्टिकल, बट दे मे लीड टू अ क्रिएटिव सोल्यूशन अल्टीमेटली। अलग अलग सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो रही है, तो उन सिचुएशन के लिए हम लोग अलग अलग ऑल्टरनेट्स लेकर आ रहे हैं, दिमाग लगाकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ये क्रिएटिव टेक्निक, बिकॉज वी वांट टू कम आउट विद अ न्यू आइडिया, क्योंकि प्रॉब्लम ही न्यू है तो आइडिया भी तो न्यू चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। फिर आता है पार्टिसिपेटिव टेक्निक। पार्टिसिपेटिव मतलब सिंपल क्या है? पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन? मेरे ग्रुप का पार्टिसिपेशन, मेरे सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन, मेरे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन। उससे क्या होने वाला है? उससे उनका भी ओपिनियन मिलने वाला है, उससे उनका भी ओपिनियन मिलने वाला है। हमारे पास मोर ऑल्टरनेट्स खड़े होने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल्टरनेट्स भी होने वाला है हमारे तरफ से, जिससे डिसीजन मेकिंग और बेटर होने वाला है। ऑफ कोर्स फिर उससे बॉन्डिंग बढ़ने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, जो हमने दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, वो अलग बात है। लेकिन पार्टिसिपेटिव टेक्निक में हमारी जो टीम है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, उनको जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Employee participation in management and decision making is often held as industrial democracy। क्यों इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी? क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सरकार बनाने में हमारा इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं था, तो डेमोक्रेसी बुलाया कि नहीं हमारे देश को। उसी तरीके के इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है डिसीजन मेकिंग में, तो उसको इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बोलेंगे। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि नया पर्सपेक्टिव मिलता है, एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम मिलता है, राइट। क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है इससे। फिर लास्ट में आता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। ह्यूरिस्टिक टेक्निक ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्राई करके देखो क्या हो रहा है, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या असर हो रहा है, वेदर फीजिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है, अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो गो हेड, अगर गड़बड़ हो रहा है तो एक स्टेप पीछे ले लो, गलती हो गया, दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ट्रायल एंड एरर मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वैक्सीन बनाने का मेथड जो है, ट्रायल एंड एरर पर एक फॉर्मुलेशन लिया,
उसको टेस्ट किया, चूहों के ऊपर टेस्ट किया, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ बाबा बच रहे चूहे तो और आगे टेस्ट करेंगे और नंबर ऑफ एनिमल्स इन्वॉल्व करेंगे, ऐसा लग रहा है कि नहीं तो फॉर्मूला कैंसिल कर दिया, दूसरे फॉर्मूला बनाने चालू कर दिए। मतलब क्या कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर। क्यों ट्रायल एंड एरर लेने की कोशिश की हमने, क्यों ऐसे कुछ चूहों के ऊपर एक फॉर्मूला बनाया, वो टेस्ट किया, नहीं चला तो दूसरा फॉर्मूला बनाया, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है। डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, बहुत सारे सिचुएशंस जो है वो न्यू रहती है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेटेजिक है, डिफिकल्ट है एकदम। तो वहाँ पर कभी कभी एक पॉलिसी आ जाती है ट्रायल एंड एरर की, which is nothing but a heuristic technique. It is a sophisticated type of trial and error technique to find solutions to complex problems on a step by step basis. Very important, एक तो sophisticated type of technique है। कौन सी है टेक्निक, लेकिन ट्रायल एंड एरर sophisticated type of technique जो solutions निकालती है complex problems को on a step by step basis। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, right? It recognizes the fact that decision making is in complex strategic problems cannot be too rational and systematic। हर बार decision making जो है बहुत rationalistic, बहुत systematic नहीं हो सकती है। बहुत हमारे पास कुछ information के ऊपर से हमने decision ले लिया, हमने ऐसे ही चांस में डिसीजन ले लिया, कुछ ज़्यादा हमारे पास उसके पीछे बहुत ज़्यादा रैशनल नहीं था, बहुत ज़्यादा हमारे पास उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं था, ऐसे ही मन से हमने डिसीजन ले लिया। ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखते हैं यार, हमको पता नहीं क्या रीज़न था, हमने बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा कर डिसीजन ले लिया, तो ये आ जाते हैं ह्यूरिस्टिक डिसीजंस, ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स के अंदर। ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन होता है, बट वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्पोराडिक इन्फॉर्मेशन होता है, कम इन्फॉर्मेशन होता है, बहुत इन्फॉर्मेशन गैप रहता है, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, तो हम लोग वो करके देखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड करके देखते हैं, राइट। सो ये सारी टेक्निक्स जो है वो ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स के अंदर आ जाती है। अभी ह्यूरिस्टिक, पार्टिसिपेटिव और क्रिएटिव टेक्निक्स, ये टेक्निक्स कौन सी थी, ये टेक्निक्स नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के लिए थी। सीआईडी अगर देखते होंगे, सीआईडी शो सोनी टीवी पर, तो हर बार सिचुएशन अलग अलग आता है, उनको पता नहीं रहता है क्या होने वाला है, किसने खून किया रहेगा, अचानक से नया तरीके का केस आ रहा है, किडनैपिंग हो रही है, रॉबरी हो रही है, अलग अलग सिचुएशंस आ जाती है उनके सामने। तो वहाँ पर आप बहुत सारे एपिसोड्स में इन टेक्निक्स को आपने देखा रहेगा कि यार इस पर शक करके देखते हैं, इसको फॉलो करके देखते हैं, इसका फोन टैप करके देखते हैं, तो वहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड हो रहा है, कुछ तो भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करते हैं, क्रिएटिव टेक्निक ले रहे हैं। सो नॉन प्रोग्राम सिचुएशन जब भी आपके सामने आता है तो इस तरीके की टेक्निक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं। फिर आते हैं हम लोग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक विच इज गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ऐसे कौन से मेथड्स है, ऐसे कौन से गाइडलाइंस है जिनको फॉलो करके हमारा जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, इफेक्टिव डिसीजंस होंगे, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करने की तरफ बढ़ने वाले हैं। एट एवरी स्टेप्स, डिसीजन बड़ा हो या छोटा हो, हम लोग ले रहे हैं डिसीजन को ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करने के लिए, तो ऑब्वियसली उस डिसीजन का इंपैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इसलिए जरूरी बन जाती है, राइट। We may identify the principles, guidelines और ways and means of making the process effective। decision making process को effective करना है as follows। Number 1, establishment of multiple decentralized centers of managerial decision making। decentralized centers, ये मेरा टॉप मैनेजमेंट है, डिसेंट्रलाइज कर दिया, अलग अलग लेवल पर डिसीजन मेकिंग को डाल दिया, यहाँ से और 2 लेवल को कर दिया डिसीजन मेकिंग को, यहाँ से एक और लेवल नीचे ले गया, यहाँ से 3 लेवल नीचे ले गए डिसीजन मेकिंग को। हमने क्या कर दिया, हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, हमने अलग अलग सेंटर्स खड़े कर दिए जहाँ पर इनके नीचे के डिसीजंस लिए जाएंगे, यहाँ के नीचे के, यहाँ के नीचे के यहाँ लिए जाएंगे, यहाँ के नीचे के यहाँ लिए जाएंगे। मतलब क्या कर रहा है, हमने डिसीजन मेकिंग को स्प्रेड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एट राइट पॉइंट ऑफ इंटरवल्स जो है हमने डिसीजन मेकिंग को स्प्रेड कर दिया है एट अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स। फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया है, जिससे डेलीगेशन किया है तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो होने वाला है। इससे क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग मेरा स्प्रेड हो गया है और सिंपल हो गया, सारा डिसीजन मेकिंग इसके सिर पर नहीं रह गया, डिसीजंस नीचे राइट पीपल को लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट। तो ज़्यादा बेटर डिसीजंस होंगे, सिंपल बात है, इसलिए तो डेलीगेशन था ना, याद है क्या डेलीगेशन पढ़ा था। डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग, वर्कलोड एट ईच सेंटर, वर्कलोड एट ईच सेंटर। भाई इस आदमी को
कितना वर्कलोड लग रहा है, कितना डिसीजन मेकिंग इसके पास आ रहा है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका काम डिवाइड करो, इसको 2 हेड्स और नीचे दो। इसके पास कम है तो इसको एक ही हेड नीचे लेना है। मतलब कितना डिसीजन मेकिंग एक हेड के ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैप्टन विराट कोहली, इंडियन T20 टीम का कैप्टन, इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन, इंडियन वनडे टीम का कैप्टन, IPL बैंगलोर RCB का कैप्टन, इतने सारे टीम्स का कैप्टन। यहाँ पर डिसीजन ओवरलोड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? यस और नो। सिंपल एग्जांपल देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग वर्कलोड एट ईच सेंटर। ज़्यादा ओवरलोडिंग हो रहा है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिसीजन मेकिंग सेंटर्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड अदर मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब सेंटर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है या नहीं, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं। क्यों? टू सी वेदर इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, टू सी वेदर इम्पैक्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वेदर सही डिसीजंस लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिसीजंस इम्पैक्ट नहीं ले पा रहे, गलत हो पा रहे, तो फिर रीरूट करना पड़ेगा, ऊपर वालों को डिसीजन लेना पड़ेगा, चैनल को चेंज करना पड़ेगा या लोगों को चेंज करना पड़ेगा भैया। इसीलिए कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिसीजन मेकिंग सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टू एंश्योर व्हाट? टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कोऑपरेशन इन मेकिंग डिसीजंस। यस, हम लोग सब एक दूसरे का डिसीजन इंपैक्ट भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपर्ट एडवाइजरी स्टाफ यूनिट्स। क्यों? क्योंकि वो हमको प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन इनपुट्स डेटा देने वाले हैं, जिस डेटा को एनालाइज करके हम लोग डिसीजंस लेने वाले हैं। तो वो डेटा प्रोवाइड करने का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक्सपर्ट एडवाइजरी स्टाफ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की। वो हमारे पास से हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर करके लेके आते हैं, डेटा लेकर आते हैं, राइट, टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग। फिर फॉर्मुलेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, डिसीजन, रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू सर्व एज गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। जितने भी हम लोग मैनेजर्स अपॉइंट कर रहे हैं और उनको अथॉरिटी दे रहे हैं डिसीजन लेने की, तो वो अथॉरिटी देते वक्त, ध्यान से समझो बात को, वो अथॉरिटी देते वक्त what are the objectives, what are the policies, what are the decisions, what are the rules, what are the procedures to be followed, ये सब हमने उन मैनेजर्स को अथॉरिटी देते वक्त समझाया है, ताकि उनको ध्यान में रखते हुए ही ये सारे जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेने वाले हैं। यस, दे शुड नो आवर रूल्स, आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर पॉलिसीज, एवरीथिंग, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बेंचमार्क रखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उनको ध्यान में रखते। ठीक है, अथॉरिटी मेरे पास है, लेकिन मैं जब डिसीजन लूंगा तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेते हुए डिसीजन लूंगा। डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विच इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स सो एज टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द मैनेजर्स। ये सारा टेक्निकल सपोर्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स को देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, सो दैट इन सब चीजों के प्रेजेंस में ये सब कंडीशंस फुलफिल होती है, तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो मोर एंड मोर इफेक्टिव होते जाता है। जैसे आपको प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो उसका स्टैट्स देखना ज़्यादा ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड देखना ज़्यादा ज़रूरी है, इस सीज़न में उसने कितने रन्स बनाए हैं, किस टीम के खिलाफ रन्स बनाए हैं, कौन सी कंडीशंस में रन्स बनाए हैं, क्या स्ट्राइक रेट चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एनालिटिकल डेटा हमारे सामने है जिसने हमको डिसीजन लेने में हेल्प किया। सिंपल है। So we have come to the end of our chapter number 4, and with this I have completed all the 4 chapters of management CMA foundation, right? I hope आप लोगों को मजा आया होगा। ये हमारा पहला जो था CMA फाउंडेशन के रिवीजन सीरीज में ये जो पहला सेट ऑफ वीडियोस था। वेरी सून वी विल बी कमिंग आउट विद मोर वीडियोस, आपका रिवीजन और सिंपल करने के लिए और अलग अलग तरह की चीजें आपको देने के लिए वी विल बी कमिंग आउट विद मोर वीडियोस। कीप इन टच, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कीजिए, शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल हो रहा है, तो किसी और को भी बेनिफिट करने में जो है हेल्प कीजिए। जस्ट शेयर दिस इन्फॉर्मेशन, कीप इन टच विद द चैनल आपके लिए हमेशा नई नई चीज़ें लेकर आता जाएगा। वी विल बी वेटिंग ईगरली कि आप लोग के एग्जाम्स हो जाए टाइम पर और आपके रिजल्ट्स आ जाए, आप रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करें, फिर हम लोग जुड़ेंगे CMA इंटर के लिए, राइट। So with this I will be signing off. It has been a pleasure teaching you all, right? Very soon we will be coming out with more and more things. तब तक के लिए do take care.
एंड डू कीप रिवाइजिंग। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से रिविजन करते रहिए। बहुत सारी और भी नई नई अलग अलग चीज़ें लेकर आने वाले हम लोग, राइट। अंटिल देन डू टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।